से आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम लोग आज लेकर के आए हैं हड़प्पा सभ्यता से टॉप 100 प्रश्नों का यह तीसरा सेट, जिसमें पीछे 1 से 70 तक का प्रश्न दो अलग अलग वीडियो में हमने आप लोगों के लिए करा के अपलोड कर रखा है। अभी हम लोग करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। अगर आप वो प्रश्न का वीडियो नहीं देख पाए हैं, आपका छूट गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। फिर इसको भी देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच यह शेयर कीजिए ताकि सबका इससे फ़ायदा हो सके। हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमारे स्क्रीन पर जो प्रश्न है, अब 71वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से कथन हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में सही है। पहला है कि हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। दूसरा है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस दोनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो अगर हम लोग एक एक करके देखें तो हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी और यहाँ की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, यानी गली का जो ये था वो एक दूसरे को इस प्रकार से समकोण पर काटती थी। तो ये भी सही है और ग्रिड प्रणाली पर आधारित वो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 71वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। क्या है विचार करना कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस बात के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो अगर हम लोग एक एक पर विचार करें तो 72वां नंबर प्रश्न के लिए कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल है। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई है, इसलिए सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। सिंधु, ज़्यादातर इसके जो स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास में है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हुआ, फिर मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता हुए। तो इस प्रकार से जो ये सभ्यता है ये इसके लिए भी जानी जाती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए। आगे है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि के कार्य में थे, तो कृषि के संबंधी कार्य के लिए भी हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से नगरीय ये था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए नगरीय प्रमाण कौन कहाँ से मिला है, जिसमें स्थल है कि नगरीय प्रमाण में अन्नागार कहाँ से मिला है और गोदीवारा कहाँ से मिला है, श्रमिक निवास कहाँ से मिला है और उत्तम जल प्रबंधन कहाँ से मिला है। इसको हम लोगों को क्या करना है कि सुमेलित करना है। तो अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, एक का दूसरा होगा। गोदीवारा लोथल से मिला है। श्रमिक निवास जो है वो हड़प्पा से और उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा से मिला है। यानी अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे हम लोग, ये अक्सर इस प्रकार के सुमेलित करने वाले प्रश्न जो है खासकर बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आने वाला चाहे वो टीआरई का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम हो, हर प्रकार की तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर प्रकार का वीडियो मिलता रहे। अगला सवाल है, कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप में मिलते हैं। इसका कारण है कि क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। कूट में इसका उत्तर करना है। सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए और बी दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय
प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन क्षैतिज उत्खनन मोहनजोदड़ो से हुआ है, ये जो है RA की व्याख्या नहीं करता है, सत्य है दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बृहत अन्नागार, जो विशाल स्नानागार है, अन्नागार कह रहे स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार यानी जो नहाने के लिए स्नानागार बना हुआ था, एक कुआं टाइप का, पूरा पक्की ईंटों से बना था और उसमें उतरने के लिए दोनों ओर से वहाँ सीढ़ियाँ लगी थी। तो ये विशाल जो स्नानागार है, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 75वां नंबर क्वेश्चन का, वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। याद रखेंगे, जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर है। कितना है? 11.88 मीटर है, तथा ये चौड़ाई जो है, लेंथ 11, चौड़ाई बी जो है वो 7.01 यानी लगभग 7 मीटर चौड़ा स्नानागार है, और 2.41 मीटर गहरा भी यह स्नानागार है। तो ये इसका साक्ष्य जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। दूसरा कह रहा है कि यह बहुमंजिला इमारत थी। उसके आगे कह रहा है कि इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि जो विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलती थी, यह बहुमंजिला इमारत था। यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तीसरा कथन की सत्यता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अन्नागार, जो अनाज रखने के लिए अन्नागार की प्राप्त हुआ है। ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 77वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो पहला और तीसरा होगा, क्योंकि अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना था और अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा था। यानी जो चबूतरा जो है एक तरह से बंदरगाह नगर के लिए प्रमुख था, यानी जहाँ से आसानी से सामान को जो है उस पर लोड करके व्यापार के लिए भेजा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 78वां नंबर क्वेश्चन है कि अन्नागार राजकीय भंडारगार था, कारण कि इसमें अनाज जनता के कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से अगर हम लोग इसका उत्तर करें 78वां नंबर प्रश्न के लिए, तो क्या है कि कथन ए और बी दोनों सत्य है, परंतु ए सही व्याख्या नहीं करता है। अन्नागार एक राजकीय भंडारगार था, यानी वहाँ पर जो है जो अनाज रखे जाते थे वो राजकीय अनाज, जो सरकारी खजानों में अनाज की प्राप्ति होती थी उसको रखे जाते थे। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जनता के कर के रूप में वसूला जाता था। उस वक्त की कर के रूप में वसूला जाता था या पूरा कृषि का कार्य करके लोग रखते थे। इसकी सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सभा भवन का जो मुख्य द्वार था वो किस दिशा में था। सभा भवन जहाँ लोग बैठ करके विचार विमर्श किया करते थे, उस सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर पर विचार करें कि सभा भवन का जो मुख्य द्वार था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सभा भवन का जो मुख्य द्वार था वो उत्तर दिशा में था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखेंगे। श्रमिक निवास हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सभा भवन जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, और तांबे की कुल्हाड़ी जो है यह रोपर से प्राप्त हुआ है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रमिक निवास की प्राप्ति जो है, श्रमिक निवास के बारे में जो उत्खनन से पता चला है वह स्थल हड़प्पा में है, जो कि सही है। आगे है अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो का अन्नागार भी, मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी दोनों प्राप्त हुआ है। जो विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई हम पीछे बताए हैं, और मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जो लगभग 45.7 मीटर लंबाई कितनी है? 45.7 मीटर,
और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई है 15.23 मीटर चौड़ा। ये अन्नागार जो अनाज रखने के लिए प्राप्त हुए हैं या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे है तांबे की कुल्हाड़ी, रोपड़ से प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो सभा भवन है ये कालीबंगन से यह सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, कबीलाई प्रधान था या फिर पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों था? तो अगर इस पर हम लोग बात करें कि सैंधव सभ्यता यानी इसको सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो मुख्य रूप से किस प्रकार का समाज था? तो मातृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है मातृ देवी की लोग पूजा करते थे और इस वजह से जो है यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? उचित समतावादी थी या फिर दास श्रमिक आधारित थी या फिर वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो हड़प्पा का जो सामाजिक पद्धति था उस वक्त समाज में जो लोग रहते थे उनका जो सिस्टम था वो किस प्रकार का था? तो 82वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि हड़प्पा वासी का जो ये था सामाजिक पद्धति था वो एक उचित समतावादी था। उस वक्त दास श्रमिक की ये नहीं थी कि जिस प्रकार से आगे चल के आगे के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि दास व्यवस्था यूरोप में, बाद में यूरोप के बाजार में दासों को, गुलामों को बेचा जाने लगा था, या फिर वर्ण आधारित व्यवस्था जो आगे हम लोग जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 4 वर्ण हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आगे जाति व्यवस्था आई कि जो लोग जिस प्रकार का काम करते थे उनको उसी प्रकार की जाति में विभक्त कर दिया गया। तो हड़प्पा के लोग इस प्रकार की किसी भी सामाजिक पद्धति में नहीं बटे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उचित समतावादी जो है उस वक्त के समाज की व्यवस्था कैसी थी? उचित समतावादी व्यवस्था थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान यानी द्वि शव संस्कार का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यानी 2 जो शव हैं, 2 लाश को एक साथ दफनाने का जो प्रावधान प्राप्त हुआ है वो कौन सा जगह है? वह कुन्नासी है, धौलावीरा है, लोथल है या फिर कालीबंगा है? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 83वां नंबर सवाल के लिए कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो युगल समाधान का जो प्रमाण मिला है 83वां नंबर सवाल के लिए वो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से कालीबंगा से, और क्या क्या, कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ 2 अलग अलग जुते हुए खेत का कालीबंगा से क्या क्या चीज़ की प्राप्त हुई है उसे आप एक बार नोट कर सकते हैं या आप ध्यान कर सकते हैं कि कालीबंगन से जो है वह जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी, यह भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहीं से कालीबंगन से ही युगल समाधान का प्रमाण मिला है और कालीबंगन से अलंकृत ईंट एवं अग्नि कुंड का भी प्रमाण मिला है। यानी 83वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिली सड़क की चौड़ाई कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में जो सड़क प्राप्त हुए हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए सड़क है, तो उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो इस प्रकार अगर हम लोग बात करें कि मोहनजोदड़ो के सड़क के चौड़ाई की, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 84वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि 10.5 मीटर चौड़ी जो है वहाँ की उस वक्त की सड़कें मिली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किस देश के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? पशु है शेर, पशु है घोड़ा, गाय और हाथी। इनमें से 85वां नंबर सवाल के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये पशु के अवशेष उस वक्त प्राप्त नहीं हुए हैं, वह कौन से पशु के अवशेष उस वक्त हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में
शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी गाय के, घोड़ा का, हाथी का जो है, इन सभी पशुओं का उस वक्त का जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगहों से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए कथनों पर विचार करना है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। आगे कह रहा है कि जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 86वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो 86वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। जो ये वर्ग था उसका जो किला बना था वो कुछ ऊंचाइयों पर बना था शासक वर्ग का, फिर एक ये श्रमिक वर्ग थे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो है अलग अलग वर्गों में विभाजित था। जादूगर जो है विद्वान समझे जाते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं, हालांकि इससे पीछे जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो है इसका इस प्रकार का प्रचलन मिला है, जिससे यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी में संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूट के हिसाब से। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसका जो फैलाव है वो कहाँ नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल भारत में मिले हैं वो गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन सारे जगहों पर मिला है। तो भारत में तो इसका विस्तार था ही, साथ ही साथ पाकिस्तान में जो हड़प्पा स्थल है वो तो पाकिस्तान में ही है, जो मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, तथा जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंधु नदी के किनारे लड़कना जिला में, जो कि सिंध प्रांत में आता है, तो पाकिस्तान में भी शामिल था। आगे है अफगानिस्तान, सुरतघोई जो जगह है वो अफगानिस्तान में ही स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार माना जाता है वो भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, यानी अगर नहीं था विस्तार तो ईरान में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज का प्रमुख व्यापार करते थे, मतलब किस चीज का व्यवसाय करते थे? प्रमुख रूप से वो व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, या फिर कृषि कार्य में संलग्न थे। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 88वां नंबर प्रश्न के लिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशु पालते थे, लेकिन वो मुख्य व्यवसाय नहीं था। व्यापार भी करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, तो व्यापार भी उन लोगों का ये था। लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, शिकार भी किया करते थे, कि जो उस वक्त के लोग का मुख्य जो व्यवसाय था वो था कृषि। बहुत सारे जगहों से अलग अलग कृषि का जो, जैसे जौ, गेहूँ इत्यादि फसलों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 89वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? सिकदरिया है, लोथल है, महास्थानागढ़ है, नागपट्टनम है। तो हम सभी जानते हैं 89वां नंबर प्रश्न के लिए इसमें हम लोग को देर नहीं करना है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख ये स्थल है, नगर बंदरगाह स्थल है, वह लोथल है, जो कि कहाँ स्थित है? लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अहमदाबाद जिला गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी जो उत्खनन का कार्य है वो रंगनाथ राव ने कराया है। सब याद रखेंगे हम लोग, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर उस वक्त स्थित था, और ये इसकी उत्खननकर्ता जो है वो रंगनाथ राव हुए हैं। और यहाँ से जो है ये लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 90 नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, या पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, या वैदिक सभ्यता से, या फिर चांदी के आहत सिक्कों से? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्नों का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि
हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्ति हुई है चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला, ये भारत में जो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, 90 नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने 90 प्रश्न कंप्लीट किया है, अब बाकी के टॉप 10 प्रश्न हमारे बच गए हैं। तो दोस्तों हम ये आपसे एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो में कुछ कमी रह जा रही है जिसकी ज़रूरत है तो आप वो भी हमें बताएंगे, ताकि हम उसे सुधार करके और बेहतरीन वीडियो आपको दे सके, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही साथ अगर आप को किसी भी प्रकार की जानकारी, सहयोग और अगर PDF नोट्स की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन प्रथम थे, यानी हड़प्पा के वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्रा के उत्पादन में, कांसे के औजार में, कपास में या फिर जौ? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है वो पूर्ण रूप से कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि किस चीज़ का उत्पादन में प्रथम थे? तो उत्पादन में जो प्रथम थे हड़प्पावासी लोग वो कपास की खेती खूब करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या अल्लाहदीनो है? इसका सबसे 92 नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो जो सबसे छोटा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो अल्लाहदीनो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन जितने भी वस्तु मिले हैं, जिसके साक्ष्य मिले हैं, उत्खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनमें से किस वस्तु का अब तक जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है या लोहा है? तो अगर हम लोग बात करें कि सैंधव घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पूरी तरह से लोहा से अपरिचित थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसी प्रकार से लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं तो उस पे लोग जो है वो किस रंग से रंगते थे? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा गेरुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग या फिर लाल रंग। 94 नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जो मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे और वो थे लाल रंग से रंगते थे, और लाल रंग से मिट्टी के जो बर्तन थे उसे पका दिया जाता था। तो मिट्टी के वो बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन जो अभी हम लोग जिसमें मटका वगैरह इस्तेमाल करते पानी पीने के लिए, उसी टाइप का मिट्टी का पका हुआ बर्तन होता था, उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था उसको? मिट्टी के पके हुए बर्तन को याद रखेंगे कि मिट्टी के पके हुए बर्तन को टेराकोटा के नाम से जानते थे। अगले प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास द्योतक में से कौन है? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या फिर मकान है? 95 नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उसमें जो व्यापारिक और आर्थिक विकास का जो द्योतक था वो उस वक्त की मुद्राएं थी। बहुत सारी मुद्रा पर जो है अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए मुद्रा प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि मुद्रा के अलग अलग कीमत के हिसाब से उस पर चित्र बने हुए होते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगरीय सभ्यता थी? 5, 6, 7 या 8? तो 96 नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी वो थी कितनी? तो वो थी 6 सभ्यताएं थी, 6 स्थल थे जो नगरीय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि 97 नंबर प्रश्न है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु निवासी का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, स्थलीय मार्ग अज्ञात थे। तो
तो ये कौन सा कथन इसमें सबसे सही कथन के रूप में जाना जाएगा, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा, जो लोग भी कहेंगे 97 नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के 97 लोग थे, वो इसका कूट जो सबसे सही है कि निवासी का व्यापार संतुलित था, जलीय मार्ग से व्यापार होता था, ये थलीय मार्ग का अज्ञात थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो व्यापार उस वक्त होता था, व्यापार में वो लोग संतुलित थे, और साथ ही साथ जो बाहरी व्यापार का मार्ग था वो मार्ग किसका हुआ करता था? तो बाहरी व्यापार का जो मार्ग था वो मार्ग था जलीय मार्ग था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कौन सा है? तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति नाथ की, इंद्र की, इंद्र व वरुण की, ब्रह्मा की, या फिर विष्णु की? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, वो पूजा किसके करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है कांसे के नर्तकी की मूर्ति, वो मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, या फिर बनवाली से? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है 99 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है कि जो हड़प्पा कालीन स्थल में जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की मूर्ति, वो मोहनजोदड़ो से हुई है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है ना। यहीं से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब ये टॉप 100 प्रश्नों का हम लोग पहुंचे हैं अंतिम प्रश्न पर। यह प्रश्न क्या कह रहा है? टॉप 100 का जो अंतिम प्रश्न है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमिगत सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो जी इस प्रश्न का टॉप 100 का जो यह अंतिम प्रश्न है, इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो देवी माता की पूजा संबंधित है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता से टॉप 100 प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे टॉप 200 प्रश्न भी अगर बनेंगे तो हम लोग उसका आंसर गलत नहीं बल्कि सही करके आएंगे। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो, जो आपको अगला चैप्टर से मिलेगा। यानी जो वीडियो अब मिलेगा वो महाजनपद से मिलेगा। 16 महाजनपद जो हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। किस महाजनपद में कौन शासक थे, उनका क्षेत्र क्या था, उनकी राजधानी कहाँ थी, किस प्रकार से वो शासन किया करते थे, उनमें सबसे शक्तिशाली शासन किसका था? तो ये सारा रिलेटेड प्रश्न आपको अगले वीडियो में अगले दिन मौजूद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर कोई कमी आपको लगी है तो आप उस पर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।